अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दिए जाने का फैसला सामने आ जाने के बाद निज़ाम इंसाफ में क्या बेहतरी आएगी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने 10-5 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 9 दरख्वास्तें खारिज कर दी। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया है। 9-6 के अक्सरियती फैसले की रूह से अज़खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। इससे पहले अज़खुद नोटिस के खिलाफ सिर्फ नजरसानी का हक था। अदालत उज़्मा के 8-7 से अक्सरिती फैसले के मुताबिक इस एक्ट का इतलाक माजी से नहीं हो सकेगा और अपील का हक सिर्फ आइंदा के केसेस पर मिल सकेगा। नाज़रीन, रवा साल 28 मार्च को विफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दे दी गई थी और 29 मार्च को कौमी असम्बली से तरामीम के बाद यह बिल मंजूर कर लिया गया था। अगले ही रोज यानी 23 मार्च को यह बिल सेनेट से भी अक्सरिती राय से मंजूर हो गया। 8 अप्रैल को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने वाला बिल सदर ने नजरसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया था। सदर मुमलिकत की जानिब से मज़कूरा बिल वापस भेजे जाने के बाद 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इसे दोबारा मंजूर कर दिया गया। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद ताहुक्म सानी रोक दिया। 6 मई को विफाकी हुकूमत ने ज़ेर समात केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। 16 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने और 17 सितंबर को 15 रुकनी फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत शुरू कर दी। फुल कोर्ट ने 4 समातों के बाद आज केस का फैसला सुना दिया। इस केस की खास बात यह थी कि तारीख में पहली बार किसी केस की समाअत बराह रास्त नशर हुई। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आज का फैसला सामने आ जाने के बाद उस पर मुख्तलिफ अंदाज में तबसरे और तज़किये किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने भी इस फैसले को खुशाइन करार दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम 14 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का इतलाक आज से होगा या 20 अप्रैल 2023 से, जब उस वक्त की हुकूमत ने यह दावा किया था कि यह बिल कानून बन चुका है। सवाल नंबर 2, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। यह फैसला मुतफ़क्का नहीं, अक्सरिती बुनियादों पर किया गया। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर हो सकेगी। सवाल नंबर 3, दरख्वास्त गुजार नियाजुल्लाह नियाजी के वकील इकराम चौधरी ने कहा है कि तफसीली फैसला आते ही वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कौन सा बेंच सुनेगा। सवाल नंबर 4, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले का इतलाक माजी के फैसलों पर नहीं होगा। जो लोग माजी में इस हक से महरूम रह गए, क्या ये उनके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं। सवाल नंबर 5, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर एक एतराज ये भी था कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के रूल्स नहीं बना सकती, लेकिन आइन में तरमीम करके कानून तब्दील कर सकती है। आइन का आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना सकता है। क्या आज का फैसला आइन के आर्टिकल 191 से मुतसादिम नहीं है। सवाल नंबर 6, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार दिए जाने के बाद क्या यह कहा जा सकता है कि अदालत ने पार्लियामान की सादा अक्सरियत को आइन में तब्दीली का इख्तियार दे दिया है। सवाल नंबर 7, मुस्तकबिल में पार्लियामान अगर एक नया एक्ट ले आए कि चीफ जस्टिस कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा नहीं, तो क्या ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को भी एक कानूनी तस्लीम कर लेगी। सवाल नंबर 8, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाफिज होने के बाद अब 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देंगे। क्या इस एक्ट के दायरा-ए-कार में हाई कोर्ट्स को भी लाया जाएगा। सवाल नंबर 9, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो अप्रैल में बन गया था, लेकिन फैसले में कहा गया है कि इस एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। क्या ऐसी सूरत में नैब तरामीम बिल के फैसले के खिलाफ अपील दायर हो सकेगी। सवाल नंबर 10, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज होने के बाद क्या हुकूमत रिव्यू एंड जजमेंट केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। सवाल नंबर 11, अगर मुस्तकबिल में आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम 17 जजेस नए रूल्स बनाते हैं जो आज के फैसले से मुतसादिम हुए, तो सुप्रीम कोर्ट को आइन में दिया गया इख्तियार मुकद्दम होगा या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला। सवाल नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में फैसला देकर तस्लीम किया है कि पार्लियामान बालादस्त है, वो कानून बना सकती है। लेकिन जो कानून पार्लियामान ने बनाया उसकी 2 शिकें तस्लीम कर ली गई, लेकिन माजी के केसेस में अपील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शिक मुस्तरद कर दी। क्या इस शिक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की बालादस्ती मानने से इनकार कर दिया है। सवाल नंबर 13, कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इस एक्ट के नाफिज होने के बाद अपील का हक मिल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से ना करके दोनों शख्सियात को अपील के हक से महरूम रखा।
क्या इस एक्ट का फायदा मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल में उठा सकेगी? सवाल नंबर 14। सुप्रीम कोर्ट की कल और आज की समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान नोक झोंक के मनाजिर कौम ने टीवी स्क्रीन पर देखे। क्या यह समझा जा सकता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम का तासुर मजीद गहरा हो गया है? इन तमाम सवालों के साथ साथ कुछ सियासी मामला के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम देखेंगे कि क्या 4 साल बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी से जुड़ी उम्मीदें और दावे पूरे हो पाएंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने आज लंदन से वतन वापसी का सफर शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ पहले मरहले में लंदन से सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का रुख करेंगे, फिर 10 रोज बाद 21 अक्टूबर को एक खुसूसी तैयारे उम्मीद पाकिस्तान पर लाहौर लैंड करेंगे। 19 अक्टूबर 2019 को इलाज की गर्ज से लंदन गए नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तो उनकी पार्टी के रहनुमा सितंबर 2021 से दे रहे थे, मगर हर बार तारीख आगे कर दी जाती थी। लेकिन अब जिस तरह मुस्लिम लीग नून अपने कायद की वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल करने के लिए मुहिम चला रही है, उससे बज़ाहिर महसूस होता है कि इस बार नवाज शरीफ की वापसी यकीनी है। लेकिन इस मुहिम को भी धचका लग चुका है जब गुज़िश्ता रोज खबर आई कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में नवाज शरीफ की वापसी तक तमाम जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स खत्म कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने कायद की वापसी से कबल राना मशहूद, ख्वाजा साद रफीक और गजाली भट्ट के हलकों में जलसों का इनेकाद करना था, मगर ये सब जलसे मनसूख कर दिए गए। जलसों की मनसूखी के गैर मुतवक्के ऐलान ने बहुत सी कयास राइयों को जन्म दिया है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर और पंजाब की सतह पर पार्टी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पहले ही अपने कायद का इस्तकबाल ना करने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी नवाज शरीफ की वापसी को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दे रही है। क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी वाकई ही पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद का पैगाम है? क्या नवाज शरीफ की वापसी के बाद वोट को इज्जत दो का नारा एक बार फिर बुलंद किया जाएगा? 2018 के इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून ने प्रोजेक्ट इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाई। आज उसका इलेक्शन एक्शन रिप्ले हो रहा है। फर्क बस इतना है कि आज प्रोजेक्ट नून लीग की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर किसी चीज से उम्मीद लगाई जाए। क्या नवाज शरीफ की वापसी से ग्रुप बंदी का शिकार पार्टी इकट्ठी हो पाएगी? क्या नवाज शरीफ की वापसी से मईशत की उखड़ी सांसें बहाल हो सकेंगी? क्या नवाज शरीफ की वापसी से महंगाई कम हो जाएगी? क्या नवाज शरीफ की वापसी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर जाएंगी? क्या नवाज शरीफ की वापसी से डॉलर की उड़ान थम जाएगी? क्या नवाज शरीफ की वापसी से जंगालू टेक्सटाइल मिल्स दोबारा चल पड़ेंगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं आज सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंचोता साहब, मैं सबसे पहले जरा मैं आपसे एक कॉमेंट लेना चाहूँगा। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो फैसला सामने आया है, तहरीक इंसाफ ओवरऑल इसके हक में नहीं थी और बार बार ये दरख्वास्त भी दी गई थी और ये कहा गया था कि ये नहीं होना चाहिए और ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास ही होना चाहिए, लेकिन फैसला इसके खिलाफ आया है। पहला रिएक्शन क्या है तहरीक इंसाफ का इस सिलसिले में? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखें मंसूर साहब, बात ये है कि आइन के अंदर जो 191 है आर्टिकल, उसके मुताबिक वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है और शुरू से यही जो है फॉलो होता है। दूसरे नंबर पर रियासत के 3 सतून हैं, मुकन्ना है, अदलिया है, इंतज़ामिया है। हर एक की अपनी जो है जुरिस्डिक्शन है और अपनी अपने काम और इख्तियारात हैं जी। एक पार्लियामेंट का हम ये समझते थे कि ये एक सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कानून बनाया गया है कि वो जितनी पुराने जो फैसले थे, जो जिनको सज़ा हुई थी, जिनको जो है वो फ़ायदा लेने के लिए और उसके अंदर अमेंडमेंट्स करके ये बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है और वो ख़ुद जब रूल्स बना सकते हैं और इख्तियार उनके पास है तो उसके अंदर ये इंटरवीन किया गया है। और उसमें आपने वाज़ह तौर पर देखा कि फ़ैसला जब आया है तो फ़ैसले के अंदर वो जो शिक स्पेशली डाली गई थी कि जितनी पुरानी अपीलें हैं जो 1970 से या 68 से या 60 से या जब से जो मामलात जो हैं वो पेंडिंग हैं, वो जो ये सोच रहे थे कि इनको फ़ायदा मिलेगा तो वो बात जो है रिजेक्ट हो गई है। और यही चीज़ें जो हैं नवाज़ शरीफ साहब हों या जो भी उम्मीदें लेकर बैठे हुए थे, पहले नैब तरामीम से, फिर इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से,
और फिर वतन वापसी पर प्रोटेक्टिव बेल लेकर कोई बहाना बनाकर वो आने से, तो ये सारी इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया, क्योंकि वाज़ह तौर पर 62(1)(f) के तहत ताहयात इनकी नाअहली हुई है, तो वो मामला भी स्टिल जो है वो ऑन फील्ड है और वो रहेगा, तो और इससे नाअहली जो है वो खत्म तो मुझे इसमें दूसरे ये मुझे इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें, यानी इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब की अब वो इस सिलसिले में अपील नहीं कर सकेंगे और नाअहली जो लाइफ टाइम की थी वो वैसे ही बरकरार रहेगी। बिल्कुल जी, अपील वो ये समझते थे कि ये तरहमीम करके शायद उनको हक मिल जाए, जो कि एक्ट के अंदर पास की गई थी और वो वापस रिवर्ट हो गई हैं और उनके पास अब हक नहीं है। और 62(1)(f) के तहत जब सुप्रीम कोर्ट वाज़ह तौर पर तशरीह कर चुकी है, तो इसके अंदर कोई मुबहम ही नहीं रहा कि अब उनके पास हक तो है नहीं। पहले वो एक समझते थे, लेकिन जो तशरीह हो गई है तो उसके मुताबिक अगर आइन के अंदर तरमीम करनी है तो डेफिनेटली फिर पार्लियामेंट चाहिए, फिर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और फिर तरमीम की जाए और फिर जो है वो फ़ायदा दिया जाए। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके उससे जो है वो आइन के ऊपर जो हावी नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी। दूसरे नंबर पर जो जी बोलिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर देखें, बात यह है कि एक जो है वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है, तो पार्लियामेंट उसके अंदर अगर इंटरवीन कर रही है तो उनकी उसकी शिक्कें देखना कि ये जो है अपील का हक जो है वो मिल गया है, या ये देखना कि 14 दिन के अंदर जो है अपील फिक्स होगी, या ये देखना कि 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल होगी, या ये करना कि 3 मेंबर बेंच जो है वो बेंच कंस्टिट्यूट करेगा, 100 मोटो का डिसीजन जो लेंगे वो चीफ जस्टिस और उसके साथ होंगे। देखने को अगर देखा जाए तो वो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि होने वाली थीं, लेकिन आपने उससे बुनियादी देखना है कि क्या किसी के पास, अब मैं ही हूँ, मेरे पास इख्तियार ही नहीं है कि मैं हाई कोर्ट के रूल्स बना सकूं, तो बेसिक ही जो है वो स्ट्रक्चर ही खत्म हो, खराब हो गया ना, तो उससे आगे चलना वो कहना कि ये शिक ठीक है, ये नहीं है, ये तो बाद में पार्लियामेंट की जानिब से की जाने वाली तरमीम को एक्सेप्ट तो किया गया ना, 2 तो पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लिए गए कि पार्लियामेंट ने ये किया है तो ठीक किया है। देखें उसमें भी कोई ये नहीं है कि यकतरफा फैसला आया है, एक में 10-5 का आया है जो ओवरऑल डिसीजन के हवाले से है, और जी और उसमें 9-6 का आया है, और ये 8-7 का आया है जिसमें सबका जो है वो कोई बंदा भी जो है जिसको सजा हुई है या कोई फैसले से मुतासिर है, तो उसमें भी कोई वाज़ह तौर पर क्लियर नहीं है कि यकतरफा जो है फैसला आ गया। ओके, आबिद शेर अली साहब, ये नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से तो फिर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा धचका है कि मियां साहब ने वापसी का सफर तो शुरू कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है, मियां साहब की नाअहली तो फिर बरकरार रहेगी। आबिद साहब देखिए, मंसूर साहब, ये कब्ल वक्त है कहना कि तायात नाअहली वो सरासर ज्यादती थी नवाज शरीफ साहब के पास, साथ आप अकामे की बुनियाद पर ये इस तरह तो कई जजमेंटें मौजूद है ग्राउंड पे के लोगों ने गलत बयानी की नाअहली पर। जो इमरान खान ने भी अभी अपनी टेलियान का केस है, कोई 36,000 को इस तरह के और भी इशू है जो छुपाए हैं, तो उस पर आप तायात नाअहली नहीं कर सकते। अभी ये डिटेल्ड जजमेंट आएगी तो ये मैं समझता हूँ कि फिर उस पर हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो बैठेंगे और जो हम इसका निकालेंगे। अभी जजमेंट आएगी, अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, जजेस ने क्या लिखा है, क्या आ रहा है, किन किन चीजों पर उन्होंने कदगन लगाई है, तो वो चीजें भी अभी मैं समझता हूँ कि शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर हम ये बात नहीं कर सकते। तो ये उस पर बात होगी। तो पीएमएलएन का तो शुरू दिन से मौक़िफ़ है, तो जो नवाज शरीफ साहब के साथ ये अरशद मलिक साहब की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसका मॉनिटरिंग जज बिठाकर एक टेररिज्म की गई नवाज शरीफ के खिलाफ, और नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी गई जिस तरह से, और जिस तरह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन अमल में आई, और वो जज सदीकी साहब के जजमेंट वहां पे मौजूद है, और बेशुमार इसकी मिसालें हैं। तो हम इसकी ग्राउंड बनाएंगे और इस ग्राउंड की बुनियाद पर हम इंशाअल्लाह ताला हमारे जो कानूनी मशीन है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आरा उस वक्त देंगे जब डिटेल जजमेंट आएगी। उसकी रोशनी पर पीएमएलएन के जो मुखला है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, फिर उस पर मैं इस पोजीशन में होऊंगा मंसूर साहब बात करने को। लेकिन एक बात तो है कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी को आज एक्सेप्ट किया गया, ये भी एक तौकीर पार्लियामान की।
तो पीटीआई या इनके वो मुतलका जो लोग थे, माजी में जो 3 जजेस थे जिन्होंने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अदलिया का वकार मजरूह किया, उनका बेड़ा गर्क किया, साकिब निसार को ले ले, सईद खोसा को ले ले, जी सर। बदियाल को ले ले, तो ये तमाम लोग मखलूक चेहरे हैं जिन्होंने जुडिशरी जो 140 नंबर पे गई है, इन लोगों के फैसलों की वजह से की है कि फर्द वाहिद ही ड्राइव कर रहा है, वो चंद लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को बिठाकर मनसूबा फैसले करते हैं। ऐसे नहीं होता। तो मैं इसी पर अपनी बात को कहूंगा कि जब डिटेल जजमेंट आएगी फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि अपनी सारा दे। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया। अब सना बुच्चा साहबा, ये जो फैसला आया है, डू यू थिंक नून लीग वाज एक्सपेक्टिंग दिस? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में तो नून लीग ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी इन्होंने चीफ जस्टिस से कि जी नए चीफ जस्टिस आएंगे और काजी फाइज ईसा साहब, और उसके बाद हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। डू यू थिंक नून लीग के कैंप में परेशानी होगी आज? परेशानी का तो पता नहीं, मैं नहीं समझती कि इतनी कोई उम्मीदें उन्होंने लगाई नहीं थी, क्योंकि मियां साहब की जो निकलने का वक्त था अपने घर से, जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ रवाना थे, और जो फैसला आया उसमें कोई आधे घंटे का फर्क था। तो अगर वो फैसला देखने के बाद जाते तो शायद मैं इसको वहां से जोड़ सकती, लेकिन वो फैसला सुनने से पहले ही अगर चले गए और 5:30 बजे फैसला आना था, फिर 6:15 बजे आया। लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारी 15 है, उनमें से 10 का ये ख्याल है कि ये एक्ट जो था इसको बरकरार रखना चाहिए। ये एक आईनी तौर पर बिल्कुल ठीक दुरुस्त मामला है, पार्लियामेंट को इख्तियार है, वो सॉवरेन है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये भी बहुत खुशी है इस बात की कि 9 और 6 के हवाले से 6 लोग ये समझते हैं कि जो है अपील का हक नहीं होना चाहिए, और 9 ये समझते हैं कि होना चाहिए। और मुझे इस पर भी बहुत खुशी है कि 8-7 के फैसले से ये बात हो सकती है कि उसमें 8 लोग हैं जो समझते हैं कि माजी के केसेस को नहीं देखना चाहिए, 7 लोग समझते हैं कि माजी को देखना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये नैनी केस बड़ा खूबसूरत आज एक ओरिएंटेशन है। अगर आप इसको देखें तो ये बहुत इंस्टीट्यूशनल वाइज बहुत खूबसूरती से कैरी आउट हुआ है, क्योंकि हर कोई एक पेज पर नहीं हो सकता। इस मुल्क में ये मिजाज जो रखा गया है, ये मिजाज दुरुस्त नहीं है। और ये करने से कम जो हम ये बार बार कहते हैं कि जुडिशल मार्शल लॉ, जुडिशल मर्डर, तो ये तमाम तर चीजों का जो रास्ता है वो कम से कम बंद करने की कोई कार्रवाई बाकायदा शुरू हो गई है। तो वो एक जज को कुछ कह देना, उसके तरफ से आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी कर देना, अपने हम ख्याल बेंच भी बना लेना, हमने ये देखा है, बार बार माजी में देखा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये आज का फैसला तो नहीं है, वो तो जब से ये एक्ट जब आया था, जब ये बिल आया था, तब से स्टे बिल आया, वो तब से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि उनके नजदीक उन्होंने उसी वक्त इसको इख्तियार कर लिया था, इसको मान लिया था। तो ये बात उनके मानने की नहीं थी, लेकिन ये 15 जजेस साहिबान को एक पेज पर लाने के लिए, या कम से कम अवाम के सामने इस चीज को आया करने के लिए, ताकि आइंदा कोई उठ के ना कहे कि क्योंकि जी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थे, जो साकिब निसार के लिए हम बात करते हैं, या खोसा साहब के लिए बात करते हैं, या बंदयाल साहब के लिए बात करते हैं, इस तरह की केयरलेस गुफ्तगू और डिसमिसिव गुफ्तगू कम से कम जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से हो नहीं पाएगी। लेकिन ये एक और बस आखिरी पॉइंट बोलूंगी, ये आइन क्योंकि बालादस्त है, तो आइन में इलेक्शंस का जिक्र है, और कमेंट्स में ये बात सामने आ चुकी है, वो इलेक्शन का जो पेंडिंग केस है आबिद ज़ुबैरी साहब का, उस पर भी आ सकते हैं। तो मुझे तो अच्छी उम्मीदें हैं, और मियां साहब को भी अच्छी उम्मीद ही रखनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार है कोर्ट्स में पेश होने के लिए। वो बिल्कुल एक अलग मामला है। नहीं हैदर साहब, ये सना साहिबा जिस तरफ इशारा कर रही हैं, और आबिद शेर अली साहब भी माजी के चंद जजों से काफी नाराज दिखाई देते हैं। ये जो कुछ भी हुआ, मतलब सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आते साथ ही कहा कि जी इसकी लाइव कवरेज दिखाएं पूरे पाकिस्तान को कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। यही सब कुछ तो साबिक चीफ जस्टिस भी कर सकते थे, और इसी तरह पूरे अपने ब्रदर जजेस को इकट्ठा कर सकते थे, इस मामले को बखूबी आगे ले जाया जा सकता था। लेकिन आप मानेंगे नहीं इस बात को कि साबिक चीफ जस्टिस के दौर में एक्चुअली ये धड़ेबाजी ज्यादा रही, और मौजूदा चीफ जस्टिस ने उसके बाद फिर भी एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश जरूर की। ठीक है, डिसीजंस अलग अलग हो सकते हैं, बट स्टिल सब के सब एक ही जगह के ऊपर बैठे हुए थे। ये एक बेहतर तरीकाकार नहीं था प्रोसीडिंग्स को चलाने का? देखें, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें गुजारिश करना चाहूँगा कि जो कार्रवाई की गई, कैमरों के ज़रिए समाअत की गई, मैं ये समझता हूँ कि फ़ैसले जो हैं वो इतने मजबूत होने चाहिए, फ़ैसले बोलने चाहिए, ना कि बंदा इस बात से तसल्ली दे
कि ये जो ओपन कैमरा और टीवी चल रहा है और उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, फैसले अगर लाउड एंड क्लियर और मुनसिफाना हो तो फिर ज़रूरत नहीं रहती। और ये ज़रूरत क्यों आई? इसी वजह से आई कि जो है आज तक जो है अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला गया, वहाँ पर धरने दिए गए, वहाँ पर रोड्स ब्लॉक किए गए, स्पीचेस की गई, जजेस के बारे में उनको धमकाया गया। तो ये काम जो है इसी वजह से जो है मुल्क के अंदर जो है वो बेड़ा गर्क हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो तारीख देती है कि नईम साहब ये धरने और मुजाहरे इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर ये धरने मुजाहरे 2014 की बात कर रहे हैं आप? कब की बात कर रहे हैं? देखिए, ओवरऑल गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने कभी भी अदलिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए या कभी भी अदलिया के हवाले से कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दी जिस तरह से इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर एम्ब्रांडू और पत्नी क्या क्या उन्होंने लुकमे दिए, मतलब वो लुकमे दिए। इमरान खान साहब 2 दफा तौहीन अदालत के केसेस को भुगता चुके हैं। देखें, तौहीन अदालत का जो केस था उसके ऊपर बड़ा वाज़ह तौर पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि मैंने इस सेंस में जो बात की थी जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से, वो मैंने ये बात की थी कि उन्होंने इस तरह से जो है वो डिसीजन जो है वो किया है और उसमें कोई वाज़ह तौर पर उन्होंने जाके जिस बात से उनका दिल दुखा था उसमें जाकर उन्होंने माजरत भी कर ली थी। और अभी तक आप देख लें कि माजरत करने के बावजूद वो स्टिल केस जो है हाई कोर्ट ने भी ख़त्म कर दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट के अंदर स्टिल पेंडिंग है और अभी भी उसके अंदर कार्रवाई हो रही है और हम उसके अंदर आर्गूमेंट्स कर चुके हैं। उसके बावजूद कभी प्रोसिक्यूशन नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता और स्टिल मामला पेंडिंग है। ये सिलसिला है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि वाज़ह तौर पर अभी भी उसी तरह से वार किए जाते हैं, चाहे तारड़ साहब हों चाहे कोई बैठा हो। कल ये एक और हमारे साहब थे, उन्होंने भी बड़े वाज़ह तौर पर, मैं तो लिखता रहा, नोट करता, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लिखें, हर एक चीफ जस्टिस के हवाले से जो साबका दवार में गुजर गए हैं जिनके फैसलों से इनको इख्तलाफ हो सकता है और हुआ, और उसके ऊपर उन्होंने बड़े अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये जो फैसला आया ना, मैं ये समझता हूँ कि जो 189 है आर्टिकल का, उसके मुताबिक कोई भी जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो डिसाइड होता है तो वो जो प्रिंसिपल है वो तमाम जितने भी नीचे हाई कोर्ट्स होंगे उसके ऊपर बाइंडिंग करता है। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, तो ये जो लॉ का पॉइंट जो है डिसाइड हुआ है इसके ऊपर ये सारा उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है और उनको भी इसी तरह से जो है वो 3 मेंबर जो है वो बेंच जो है वो बनाकर और इसी तरह से फैसले जो है वो डिसाइड करना चाहिए कि बेंच कैसे कंस्टिट्यूट किया जाएगा। लेकिन एक तरफ ये देखा जाए तो दरखास्तें दी जाती हैं, दरखास्तें लगती नहीं हैं, केस फाइल किए जाते हैं, केस एडजर्न कर दिए जाते हैं और ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दी जाती है कि ये जज साहब ना सुने, उसके ऊपर जो है उल्टा जो है वो मामला जो है लंबा कर दिया जाता है और दरख्वास्त भी खारिज कर दी जाती है। तो ये ज़रा भी चीज़ें जो हैं वो आबिद साहब ये नईम हैदर पंजोता साहब भी कानूनी मामलात से नाराज़ हैं, आप भी माजी के कानूनी मामलात से नाराज़ हैं। मैं तो सियासी तौर पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि 2018 के जब इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त इमरान खान सड़कों के ऊपर रैलियां भी निकाल सकते थे, जलसे जुलूस भी कर सकते थे, लेकिन बड़े मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा उस वक्त जेल में थी। अब जब मियाँ साहब यहाँ पे आ रहे हैं, इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने जा रहे हैं, मियाँ साहब जलसे जुलूस कर सकेंगे, रैलियां निकाल सकेंगे, लेकिन उनके हरीफ इमरान खान साहब अभी भी जेल के अंदर हैं। फेयर मुकाबला होगा? ये इस इलेक्शन को कोई मानेगा आपके ख्याल में? कहा जाएगा? और आज भी दरखास्त दी थी मंसूर साहब, वो भी पूछ लीजिएगा, आज भी दरखास्त दी थी लाहौर में, वो भी मंजूर नहीं हुई। मंसूर भाई, मैंने या आपने तो इमरान खान को 9 मई से पहले आज़ादी दी, छूट थी, किसी किस्म के नैब का प्रेशर दी था। अब ये चोरी है उसकी पकड़ी गई, डाके उसके पकड़े गए। आप मुझे बताएं किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान के साथ नहीं की गई। 9 मई को मंसूर अली खान ने कहा हो, या मैंने कहा हो, या मेरी बहन सना ने कहा हो कि आप जाके कोर कमांडर के घर पे हमला कर दे, जना उसको जला दे, एयरफोर्स की बेस को जला दे, फौजियों की यूनिफॉर्म फाड़ दे, उनको पूरी दुनिया में ज़लील कर दे। मैंने और आपने तो नहीं कहा था कि साइफर लहरा कर आप पॉलिटिकल गेन करने के लिए पाकिस्तान को दांव पे लगा देंगे। मैंने और आपने नहीं किया। ये इमरान खान ने किया, वो अपने किए की सजा भुगत रहा है। अब एक बंदा कत्ल करके कह दी कि मैं इलेक्शन का कैंडिडेट हूं, तो आप क्या मान लेंगे कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उसके साथ? कत्ल ये गलत बात है। ये तासुर हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, हमारे लीडरों को पनामा की दिखाकर अकामे पर डिस्क्वालीफाई किया गया,
हमारी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहबा को, वो बाप बेटी का इतना खौफ था पीटीआई के और उनके हवारियों ने जो इलेक्शन को धांधली के साथ आरटीएस उसको अंदर करने के बावजूद भी आरटीएस को बंद करना पड़ा। मेरे जैसे शख्स को दूसरे दिन जाके 700 वोट से मंसूर भाई हराया जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बेस बनाकर वहीं से मॉनिटरिंग की जाती है, पोलिंग एजेंट्स को उठा के ले जाया जाता है, दिन दिहाड़े उनको मारा जाता है। आबिद साहब एक सवाल ले लें। आबिद साहब एक सवाल ले लें सर, एक सवाल सिर्फ ले लें। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है नून लीग के साथ। ये नहीं, महेंद्र पंचोता साहब सामने बैठे हैं, इन्होंने दरख्वास्त दी हुई है कि इमरान खान साहब को जहर दे दिया जाएगा। सर वो इतने परेशान है इमरान खान साहब के लिए। ये तो हंसते थे नवाज शरीफ की तरफ से, जब नवाज शरीफ साहब के लिए मरियम नवाज बातें करती थी, नईम साहब जैसे इनके लीडर जो इमरान खान है वो ऐनक इधर लगाता था तो मजाक उड़ाता था। अब ये व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अब टेबल टर्न अराउंड हुई है तो अब ये कहते हैं कि इमरान खान को खुदा ना खासा जहर दे दिया जाएगा। किसने देना जहर? नाम ले दे, फिर पंचोता साहब डरते क्यों? नाम ले, किसने जहर देना? हमने तो कभी शक्ल भी नहीं देखी इन चीजों की। अब जो ये बातें करते हैं कि जी हम वो तमाम जो पिछले चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी बातें करते हैं। अब सासू माँ के कहने पर ऑडियो उनकी आ जाती है, फिर सास के कहने पर तो अदालतें चलती। अब वो साकिब नसार बेटा उसका पीटीआई की टिकटें बांटता है, 2-4 करोड़ रुपए लेता है और वो अपने बाप के ब्याह पर वो टिकटें तकसीम करता है। ये फिर कहते हैं कि जो उन दरिंदों का नाम इज्जत के साथ लें। कौन सी इज्जत का नाम लें जिनकी वजह से पाकिस्तान तंजली का शिकार है? उन 3 मुजरिम है, वो तीनों पाकिस्तानी कौम के मुजरिम है। आप लेते हैं तमीज तहजीब के नाम लें, आपको फायदा बेनिफिट दिया होगा लें। मेरी कौम आज उन तीनों यजीदों की वजह से आज बदहाली का शिकार है, जिन्होंने ना सिर्फ अदलिया को बेचा, उन्होंने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को दागदार किया। मंसूर भाई मुझे बताएं, क्या मैंने उसको कहा था सासू माँ के कहने पे फैसले करे, सास कहती है कि इमरान खान की बेल ले लो, तो उस हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। आपका क्या काम है? आप सुप्रीम कोर्ट में लगाकर कहते हैं गुड टू सी यू। ये कौन से एक मुजरिम को एक सिटिंग चीफ जस्टिस कहते हैं गुड टू सी यू? बाकी जो बेचारे कैद हैं, जो बाकी मुजरिम है, उनको भी कह देते गुड टू सी यू। तो मंसूर भाई ये मामला नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब ने नहीं पकड़ा इमरान खान को, वो अपने कियों की सजा भुगत रहा है। उसने दहशतगर्दी की है। इमरान खान ने नवाज शरीफ को अंदर खुआकर इलेक्शन लड़ा, इमरान खान ने मरियम नवाज को अंदर खुआ के इलेक्शन लड़ा। इन्होंने फिर जिद की बाजवा साहब के पास कि अगर हमारे को दी तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं लूंगा। फिर जहांगीर तरीन का जिस तरह जहाज इस्तेमाल करके इन्होंने वर्स्ट किस्म की हॉर्स राइडिंग ट्रेडिंग की, अब मैंने वो करना था। इन्होंने ट्रेडिंग की सियासत को इन्होंने तो बदनमा दाग लगा दिया। आ गया सर, पॉइंट आ गया सर आपका। सर पॉइंट आ गया सर। मैं जी आपका ये कहना है कि नून लीग के साथ ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, जजेस के ऊपर भी जो है वो शको शुबात है। मैं एक ब्रेक लेता हूं। सना बुच्चा साहिबा के सामने ब्रेक से पहले सवाल रख के जा रहा हूं कि फिर अब वो क्या समझती हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है या नून लीग के साथ माजी के अंदर ज़्यादा कंपेयर अगर करें तो ज़्यादा किसको टारगेट किया गया है? जानते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसके साथ ज्यादा हुई है? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आबिद शेर अली साहब भी ब्रेक से पहले सारी गुफ्तगू कर रहे थे। सना बुच्चा साहिबा, दोनों में से किसके साथ ज्यादा जुल्म हुआ है? यहाँ पे नईम हैदर पंचोता साहब ने एक और बात भी की कि 15 तारीख को हमने जलसे की दरख्वास्त दी हुई है, हमारे जलसे की दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। मुस्लिम लीग नून 21 तारीख को जो है वो एक जलसा करने का इरादा रखती है मीनार पाकिस्तान पे, उनको इजाजत मिल गई। किसके साथ ज्यादा ज्यादती हुई है आपकी नजर में? लेकिन ज्यादती तो ज्यादती होती है और जुल्म जुल्म होता है, उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट तो नहीं किया जा सकता। जिसके ऊपर पड़ती है वो उसका हाल, कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई हक हासिल है कि मैं किसकी ज्यादा जुल्म पे दुहाई दूं। लेकिन मैं देखें, सियासतदानों का काम है बयानिया बनाना, मेरा काम है खबर देना, या कम अज कम गुजरे हुए कल में जो हो चुका है उस पर आने वाले कल के क्या असरात होंगे वो हमें उसके ऊपर तज्जिया देना होता है। तो ये कोई हवा में तो मियाँ साहब को अकामे पे पनामा पे ये बात तो कर सकते हैं, लेकिन अगर असल में अगर आप देख लीजिए तो एवन फील्ड और अजीजिया
2 केसेस हैं जिनमें ये कन्विक्टेड है। एक 10 साल की सजा है, एक 7 साल की सजा है। उसके बाद जनाब इनका गुलबर्ग और अलामा इकबाल टाउन वाला भी एक मामला था। वो केस नैब की जब चेंजेस हुए थे तो वो खत्म हो गए थे। फिर है जी अड्डा प्लेस वाला जो उन्होंने वो कर लिया था, चौधरी शुगर मिल्स वाला, जिसमें तहकीकात कम होने की बुनियाद पर उसको साइड लाइन कर दिया गया था। लेकिन नैब के जो केसेस दोबारा रिन्यू हुए हैं, इसमें तमाम तर केसेस दोबारा खुलेंगे। और ये 10 साल और 7 साल की सजा जो 2 मेंबर बेंच था, जिसमें सरदार रहीम साहब थे जो अब रिटायर हो गए हैं, और नजफी साहब थे जो जजेस थे, और उन्होंने उनको 4 हफ्ते की बेल दी थी। 4 हफ्ते को अब हम ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। तो अब वो जब आएंगे तो मामला इतने सिंपलिस्टिक नहीं है। सियासी बयानियां अपनी जगह, फैक्ट्स अपनी जगह। अगर यहाँ तोशाखाना है, साइफर है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो उसमें भी एक आपको मनी ड्रिल नहीं दिया गया, उसमें भी बहुत सारे और मामला आते हैं। क्या मॉडल टाउन वाला, गुलबर्ग वाला मामला इतना ही इवेसिव है जितना हम समझ रहे हैं? उसमें भी अगर कोई 2 नंबरी हुई है तो किसी ने भी की हो, कोई सियासी विक्टिमाइजेशन भी आपके साथ हुई है तो उसकी कोई तो बेसिस होती है। आपको अगर विक्टिमाइज किया जाता है तो किसी बेसिस पे किया जाता है। तो इतने इनोसेंट ना खान साहब है ना नवाज साहब है, उनके साथ ज्यादती हुई है, इनके साथ ज्यादती हो रही है। तो हम ज्यादती के ऊपर तो कोई कंपेरिजन कंट्रास्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब वाकई अगर आप फैक्चुअल जाएं तो कोई ना कोई केसेस कहीं ना कहीं किसी बुनियाद पर मौजूद है ना, उनकी बुनियादों पर बात करें। डोंट टॉक टू मी लाइक सिंपलिस्टिकली। नहीं मैं अच्छा चले सना साहिबा लेट मी पुट इट स्पेसिफिकली कि नून लीग 2018 के इलेक्शन से पहले कहती थी हमारे बंदों को फोन आते हैं और ये कहा जाता है जी पार्टी बदल लें, ठीक है, आई थिंक बोथ ऑफ अस एग्री ऑन दैट कि हाँ जी ये तो होता था। लेकिन ये एक नया काम शुरू हुआ है कि बंदा जो है वो मंजर आम से गायब हो जाता है और उसके बाद आके इंटरव्यू दे देता है और वो कहता है जनाब मैंने सियासत भी छोड़ी, पार्टी भी छोड़ी, ओहदा भी छोड़ा। ये तो नून लीग के साथ नहीं होता था इस तरह। देखिए, नून लीग के जो सियासतदान हैं, मैं उनकी तारीफ इस तरह से जरूर करूंगी कि चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हों, खाकान अब्बासी साहब, उनके जो भी डिफरेंसेस अभी आज हों, चौधरी निसार साहब भी पास में रहे हैं, उन सब ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं पार्टी के लिए, एंड दे हैव स्टक टू द पार्टी थ्रू थिक एंड थिन। ये मसला ये है कि ये पार्टी नजरियात की बुनियाद पर बनी नहीं थी। इसमें इसको डाल दो, उसको ले आओ, इसको कर दो। जब आपको कोई पालता है, आपको कोई पैदा करता है और आपकी कोई आपको पाल पोस के बड़ा करता है, तो उसको ज्यादा हक होता है कि आपको कट टू साइज करे। ये जहां से आए थे, जिन इदारों ने इनको खड़ा किया था, उन इदारों को आंखें दिखाने लगे तो इदारे उनको चीर फाड़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करते रहे। लेकिन नून लीग एक नजरियाती जो भी जमात है, जहां से भी उसकी पैदाइश हुई, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी साख को मनवाया है। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इन्होंने जेलें काटी हैं, इन्होंने काली कोठरियों में 180 दिन तक इन्होंने सूरज नहीं देखा। ये बातें हुई हैं, लेकिन उन्होंने तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक फर्द आप मुझे बता दें जो नून लीग को छोड़ के गया हो किसी केस की बुनियाद पर। एवरीबडी हैज स्टक टू इट। तो मैं ये नहीं कहूंगी ये कमजोर है, मगर मुझे ये लगता है कि क्योंकि जाहिर है कि अपने ही लोग जब आपको आंखें दिखाते हैं तो आपको ज्यादा हक हासिल होता है उनको सजा देने का। दूसरे जब आंखें मिलाते ही नहीं है तो आंखें चुरा भी लें तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। नहीं हैदर पंचोता साहब, मेरे ख्याल में सना साहिबा ने तो बड़ी एक बारीक लाइन खींच दी है, बता दिया है कि किसके साथ क्यों ज्यादती होती है। क्या कमेंट करेंगे इस पे आप, क्योंकि पिटिशनर कई मामलात के अंदर उसकी आप वकालत आप ही कर रहे हैं ऐसे मामलात के हवाले से। बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि सारे ही एक साइड पे हो गए और इसी तरह से टॉक शोज़ में जाते हैं तो यही पोजीशन होती है। खैर, गुजारिश ये है कि 9 मई के हवाले से सारे कौन एक साइड पे हो गए? मेरे भाई ये स्पेशली जो प्रोग्राम में जाते हैं, चाहे एंकर हो या साथ बैठे हुए गेस्ट बैठे हों या मुझसे मैं बाकी मेहमानों पे तो बाद में जाता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा है जो आप ये बात कह रहे हैं कि जी सारे एक साइड पे होते हैं? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं तो कोई कमेंट ही नहीं किया सर। आपने कमेंट नहीं किया, आपके हवाले से मैं नहीं बात कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जिस प्रोग्राम में जाता हूँ इस तरह। सना साहिबा तो अपना तजिया दे रही है, वो तो उसमें अच्छा नहीं, वो तज़िये की मैं बात करूँ। खैर चलें, उनका अपना तज़िया। मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर गुजारिश करना चाहूँगा कि 9 मई के हवाले से पहले भी खान साहब JIT के सामने भी लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाएँ, किसने कैमरे उतारे, किस तरह से इंस्टिगेट किया गया, जो उसमें किरदार हों वो लाजमी उनको जो है सज़ा। मैं तो ये नहीं कह रहा कि उनको सज़ा ना दीजिए। दूसरे नंबर पर क्या कभी किसी पार्टी ने कहीं पे कोई भी तजिया निगार हो, किसी ने इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात की है? सिर्फ एक लाइन 9 मई के ऊपर इमरान खान को अंदर कर दो, पार्टी को उठा दो, लोगों की वफादारियाँ चेंज कर दो, उठा दो, महीना गायब कर दो, अदालत में जो है वो शो में बरामद कर दो, मीडिया टॉक करवा दो,
मैं मजम्मत करता हूँ, उसके बाद उसके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, उसके मामलात भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। ठीक। दूसरे नंबर पर जो अहम पॉइंट्स जो हैं 9 मई के हवाले से इमरान खान से, जैसे फ़रक फरीद बलोच साहब ने फैसला दिया, उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसी एविडेंस नहीं, और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि कोई ऐसी एविडेंस मेरे ख़िलाफ़ ये लेके आएँ जो कि मेरी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो, कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ हो जो मनसूब करे कि मैंने जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़ ये इस हवाले से किसी को इंस्ट्रक्शन दी हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, पुरअमन एहतजाज की लोगों ने निकला था, जिस तरह से मुझे अगवा किया गया, और इससे पहले आप देख लें कि जितने हमले हुए। अच्छा नईम साहब एक बात बताइए, नईम साहब चाहे वो वजीराबाद वाला हमला नईम हो, साहब एक बात चाहे बताइए, कॉम्प्लेक्स वाला हमला नईम हो। साहब एक बात बताइए, आपने वो वीडियो देखी है जिसमें हसन न्याजी एक पतलून लहरा रहा है? आपने वो वीडियो देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने इमरान खान साहब के भांजे को एक बावर्दी फौजी अफसर की पतलून को लहराते हुए नहीं देखा आज तक? आपने वो वीडियो नहीं देखी आज तक? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा चले, मैं अपनी टीम को कहूंगा वो आपको देख लूंगा, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ये नहीं है कि मैं जी ये नहीं है कि मैं देखना नहीं चाहता, देख लूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक इंप्रेशन ये दिया जाता है कि नहीं हम लोग तो कुछ भी नहीं, हमने तो किया ही ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमने तो बिल्कुल भी, हम तो वहां पे बड़े आराम से हाथ में मोमबत्ती पकड़ के आप जिधर से जोड़ कर लिया है ना। मेरा ये सवाल है कि एटलीस्ट अगर कहीं गलती हुई है उसको एक्सेप्ट तो करें कि हाँ ये गलती हुई है। आप देखें मंसूर साहब, जिधर से जोड़ कर ले आए ना, टारगेट सिर्फ एक शख्स है। अब आज जिस मुकदमे में उनको डाला गया है, ठीक है, वो बैसियत कौम हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि बाहर से धमकी मिली और हमने इम्प्लीमेंट करके उसे हटा भी दिया और अंदर भी डाल दिया। आप हर रोज़ शो करते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जब आप जो है दोनों साइड पे मेरिट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखें कि केसेस हैं क्या। कोई केस ऐसा है जिसमें ये इल्ज़ाम लगा है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, 100 से ऊपर ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर सिर्फ दफ़ा 144। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो एहतजाज करने की इजाज़त दे दी जाती है। तो ये दोहरा म्यार क्यों किया जा रहा है? पेशावर में एक जलसा हुआ है एक ज़िले के अंदर, PTI ने भी किया है, दूसरी जमात ने भी किया है। अब PTI के ऊपर दफ़ा 144 है, दूसरी जमात के ऊपर नहीं है, तो ये कहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड है? लाहौर में एप्लीकेशन दी जाती है, आज इंतज़ामिया ने वो रिजेक्ट कर दी कि आपको इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ PMLN को, और आप परवेज़ खटक साहब को देख लें कि प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को सरकारी गाड़ियाँ दी जा रही हैं। लोग जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद ठीक हो जाते हैं। लोग जो हैं वो जेल से शर्त ये होती है कि आपको रिलीज़ किया जाएगा, आप बाहर आके कह दें कि PTI से लाता। अब इस तरह की लिस्टें बनाई गई हैं जैसे कि MPAs जो साबका या जिनको टिकट होल्डर थे, उसके साथ साथ जो और उम्मीदवार थे, यानी कि कोई उम्मीदवार भी ना रहे, इस तरह से क्रैश किया जा रहा है। शेख रशीद साहब आपके सामने अगवा हैं, कोई पता नहीं। हाई कोर्ट में पटिशन डालती है, हाई कोर्ट बेबस है। आपके सामने सदाकत अब्बासी किस तरह से आए और पेश हुए, और उन्होंने आके जो है घर में लाया गया, उनकी वीडियो वायरल करके और फिर लेकर चले गए। आपके सामने उस्मान डार को शो के अंदर बिठाया गया, 25 दिन उसका पता नहीं है, घर वाले उसकी पटिशनें फाइल कर रहे हैं, और अचानक से वो कहता है जी कि मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से गायब था। उधर खुद जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं कि जनाब वो उनके वारंट थे, वो तो हमने गिरफ्तार किया, और इधर आके वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे जरा जवाब लेने दीजिए इसका, मुझे जवाब तो सारी चीजें आप जोड़े ना। मैं जोड़ ये आबिद शेर अली साहब आप जोड़ें सर, ये सारी चीजें आप जोड़ें। 15 अक्टूबर को वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर जो है जलसा करने जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिलती, आपको 21 मार्च के लिए इजाज़त मिल जाती है, हर जगह पे जलसे भी किए जा रहे हैं, जुलूस रैलियां सब कुछ मुस्लिम लीग नून आराम से कर रही है। सर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा तो, और ये डिमांड तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है आपसे। मंसूर भाई, हमने तो वो भी वक्त देखा जब नवाज शरीफ साहब को ब्लैकआउट कर दिया गया, नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं सुनाई जाती थी, सहाफियों को गोलियां मारी जाती थी, सहाफियों को गालियां दी जाती थी, सहाफियों ये सना मेरी बहन बैठी है इसकी माँ बहन एक कर दी जाती थी, हर जगहों पे गंदी गालियों का ये गलीज कल्चर फैलाते। यार मुझे मंसूर साहब इनकी समझ नहीं आती, ये बड़े ही कारीगर है, या तो ये बड़े बड़े स्टेज ड्रामे पर बड़े बड़े फनकार है, क्या बात को घुमाते हैं और मसूमियत। लेकिन इस पे जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि चलें उस टाइम के ऊपर अगर साफियों के ऊपर हुआ, हम तो नहीं कह रहे कि वो ठीक हुआ, लेकिन क्या इमरान रियाज पे या हो रहा है वो ठीक हो रहा है, इस पे लाजमी कीजिए। मैंने आपकी बात को काटा नहीं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नहीं, मैंने सवाल किया है कि प्रोग्राम के अंदर टाइम इतना ही होता है। शरीफ साहब को अडयाला जेल में हथकड़ी लगी, शायद आपका जमीर जागता जब शहबाज शरीफ साहब अपनी बेटी के हमरा अदालतों में पेश होते थे,
काश आपका जमीर जागता है कि हमारी माओ बहनों बेटियों को गाड़ियां दी जाती रही। जिसने तो जुर्म करना है उसने तो जाने ना जी। आज आपको आप भुगते को आप सुने मेहरबानी करके मेरी गुफ्तगू को। मैंने आपकी बात को बड़े तहम्मुल से सुना। आप ऐसे बड़े फनकार हैं, आपने गालम गलोच ब्रिगेड है, आपने पाकिस्तान की ईद बचा दी, ईद से ईद बचा दी आप लोगों ने। आप बताएं कि नवाज शरीफ की मेरे वालिद साहब ने मंसूर साहब 4.5 साल जनरल मुशर्रफ के दौर में अटक किला काटा, हमारे पे प्रेशर था, जमात आबिद साहब नईम साहब कह रहे हैं, नहीं आबिद साहब सुन लेना, आबिद साहब सुन लेना, ऐसे नहीं रोते, सुनेंगे नहीं, वो आपका भी नहीं सुनेंगे। आबिद साहब नाम ने किसने पकड़ा? मैं मंसूर भाई इनको क्या नाम ले? किसका नाम ले? किसका नाम ले? नाम ले रहे हैं जो मुल्क से भाग गए हैं, जिनको सजा दी है अदालत ने, और वो मेडिकल का बहाना बनाकर बाहर चले गए हैं और आज आकर वेलकम किए जा रहे हैं चोर बेघोड़े को। नाम ले रहे हैं। अपनी बहन राशिदा से पूछे, उससे पूछे, आप काला कोट पहने, मुझे पता आपने इमरान खान से फीस ली है, मैं आपसे पैसों तकरार नहीं करूंगा, आप अदालत में जरूर जाए उनके साथ पैसे लेकर। जब आप कहते हैं कि आपने उसकी एहसान न्याजी की वीडियो नहीं देखी तो मुझे तो हैरत है, आप कैसे लॉयर हैं? पूरी मीडिया पे चल रही है, आपको कहते हैं कि मुझे पता नहीं, आपको नहीं पता होना चाहिए क्योंकि आप उनके वकील है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप बीइंग लॉयर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप पीटीआई के वर्कर बन के बोलेंगे, फिर भी एक वर्कर की इज्जत करूंगा, एक टेररिस्ट की इज्जत नहीं करूंगा। जिन लोगों ने भुगता, आप मुझे बताएं क्या मंसूर अली उस पे जवाब देने में 4 साल बाहर चले गए और आया ही नहीं, उस पे क्यों नहीं जवाब दे रहे? जो कह रहे हैं कि अदालतें फेस करते रहे और बड़े दलेर लीडर हैं और बड़ी उन्होंने जनाब जेलें भुगती हैं, केसेस भुगते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स लाजमी दें। इमरान खान जेल भुगत रहा है और डट के खड़ा है, बब्बर शेरों की तरह खड़ा है, भागा नहीं है, मुल्क छोड़ कर नहीं गया, आबिद साहब मुल्क का पैसा लूटा और बाहर चले गए। आबिद साहब वो ये कह रहे हैं, आबिद साहब की हिम्मत है कि जो डिफेंड कर रहे हैं उस बंदे को, मैं तो एक लफ्ज ना उसके हक में बोल सकता हूँ। आबिद साहब फंडिंग के केस का जवाब दें, तोशाखाना का जवाब दें, आबिद साहब बुशरा बीबी पे अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम, मेरे एक सवाल का जवाब दें। हम तो हर जवाब दे रहे हैं, आप आके देखते हैं। और जो केसेस का कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने नहीं बनाए, सारे केसेस आप लोगों ने नहीं बनाए। अता तारड़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, राना सनौला आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, क्वेटा के अंदर कत्ल हुआ है, इमरान खान ने कत्ल कर दिया है, तोशाखाना केस के अंदर वो आकर खुद जो है वो पेश होता रहा है अता तारड़। चले रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोने धोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने कानून को तोड़ा, आपने आर्म फोर्सेस पे हमला किया, भुगते आप इस चीज को। देखिए बात ये है, चले आगे चले जी, आगे चलते हैं। ऊंचा बोलने से आप सच्चे नहीं हो सकते, तहम्मुल से आप बात करें। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें, जो आप सवाल मुझसे करें मैं जवाब देता हूं। चले मैं आगे चलता हूं। उससे आपके दाग क्लियर नहीं हो सकते कि 3 दफा आपने हुकूमत की और आपने क्या मुल्क को दिया। दोनों की गुफ्तगू हो गई जी, आप दो बिल्कुल करें, आप पैसों तकरार करें, लेकिन आप साइफर की तरह झूठ ना बोले। ये आपका वो बनी गाना नहीं है जहाँ पे बैठ। चले सर, मैं आबिद साहब जरा सना बुच्चा साहब से मुझे कमेंट जो है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने अपने वजीर आजम को हटाया और उसके ऊपर उसको हटा के आपने एफआईआर भी दर्ज कर दी। 1.5 साल बाद आप कहते हैं साइफर बरामद करना है। ठीक है, बरामद करना। मैं सना बुच्चा साहिबा से सवाल कर लूं, अगर आप इजाजत दें, मैं सना बुच्चा साहिबा से सवाल कर लूं। सना साहिबा, आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि मियां साहब अब आने लगे, उम्मीद है पाकिस्तान नाम है जहाज का, कितनी उम्मीदें हैं आपको नवाज शरीफ साहब की वापसी से? सना साहिबा देखिए, मैं सिर्फ इस बात को ये जो रैप अप कर दूं, ये जो बहस हो रही थी इसमें, देखिए ये फर्क बड़ा वाजे है। इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट डिसिप्लिनिंग दोज हु हैव गॉन अस्ट्रे। आप इदारे के लोगों के साथ मिलकर इदारे को ही अटैक करेंगे तो आपको फिर इस तरह तो नहीं छोड़ा जाएगा। मामूली तो बात नहीं है ये, लेकिन हमने पैमाना भी ऐसा रख दिया कि जुल्म की रिवायत ही रख दी है तो जुल्म तो होगा। हमने कौन से जुल्म के ऊपर कोई दुहाइयां दी हैं कि नून लीग के साथ जो हुआ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद हुए, क्या हम उनकी कीमत अदा कर सके? जो जुडिशियल मर्डर हुआ भुट्टो साहब का, क्या हम उसको जस्टिफाई कर सकें? तो पैमाना तो हमने खुद ही बनाया है, तो उसके ऊपर जुल्म उस इंतहा से बढ़ रहा है। लेकिन आपने जो उम्मीदों की बात की, देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है मियां साहब का, लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि वो अगर मईशत को ठीक करने आ रहे हैं तो डार साहब को ना लेकर आए। अगर डार साहब आ रहे हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा खटका है। बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा, नईम हैदर पंचोता साहब और आबिद शेर अली साहब।
नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद, आप भी उम्मीद लगा के, उम्मीद हमेशा कायम रहनी चाहिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।